हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12th की केमिस्ट्री में हम पिछले सेक्शन में हेलो एल्केन से रिलेटेड सारी चीज़ों को हमने कवर किया है, जिसमें हेलो एल्केन्स में सबसे पहले उनको बनाने की विधियाँ तथा उनके रिएक्शंस, मेनली हमने 3 प्रकार के रिएक्शंस पढ़े हैं हेलो एल्केन्स में। सबसे पहला आपका था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया, जो 2 प्रकार की होती है, या जिसको हमने नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया बोला था, जिसमें SN1 तथा SN2 के बारे में हमने डिटेल में बात किया हुआ है। दूसरे प्रकार की जो अभिक्रिया होती है हेलो एल्केन्स में, वो थी एलिमिनेशन अभिक्रिया, या जिसको हमने कहा है विलोपन अभिक्रिया। तीसरे प्रकार की जो अभिक्रिया थी वो थी रिएक्शंस विथ मेटल, या धातुओं के साथ अभिक्रिया। अब हम हेलो एरीन्स की अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। तो अगला आपका हेडिंग है रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स या हेलो एरीनों की अभिक्रियाएं, जिसमें सबसे पहला जो हेलो एरीन्स की अभिक्रिया होती है वो होती है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे जब हमने एल्किल हैलाइड की रिएक्शन को पढ़ना शुरू किया, तो इसमें पहले प्रकार की अभिक्रिया थी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो उसी प्रकार हेलो एरीन्स जो होते हैं या हेलो एरीनों की अभिक्रियाओं में सबसे पहले प्रकार की जो अभिक्रिया है वो भी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या हेलो एल्केन की तरह या हेलो एल्केन्स की तरह हेलो एरीन भी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। कुछ ऐसे रीजन है जिस वजह से जो हेलो एरीन्स होते हैं वो हेलो एल्केन के कंपैरिजन में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया होती है उसकी दर इनकी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। तो उन्हीं कारणों के बारे में हमको क्या करना है, सबसे पहले अध्ययन करना है। तो जो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो एरिल हैलाइड या हेलो एरीन्स नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति निम्नलिखित कारणों से कम क्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं, जिसमें सबसे पहला कारण आपका है अनुनाद प्रभाव। पहले कारण को बोलते हैं हम अनुनाद प्रभाव, या इसी को हम कहते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। क्या कहते हैं? रेजोनेंस इफेक्ट। तो हम बात करते हैं कि रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम हेलो एरीन्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते हैं। तो आपको पता है कि हेलो एरीन्स कैसा होता है, बेंजीन रिंग से डायरेक्टली क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि जो क्लोरीन होता है उस पर 3 लोन पेयर होते हैं। तो मान लीजिए तीनों लोन पेयर को मैंने यहाँ क्या कर दिया है, दिखा दिया है। तो क्लोरीन के पास 3 लोन पेयर होते हैं, और आपको पता है कि एक डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पे यदि कोई लोन पेयर है तो वो लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने लगता है। और जो आपको यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है बेंजीन रिंग के कार्बन और क्लोरीन के बीच में, जो आपको सिंगल बॉन्ड यहाँ पे दिख रहा है वो जनरली सिंगल बॉन्ड नहीं होता है, वो उसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्या होता है, आ जाता है। जिस वजह से जो पहले हमको लग रहा था कि हेलो एरीन्स में बेंजीन रिंग के कार्बन और क्लोरीन के बीच में सिंगल बंध है तो इसको तोड़ना क्या होगा, बिल्कुल आसान होगा। लेकिन ये वाला जो बंध है वो सिंगल ना होके क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, या ऐसे कहिए कि उसमें द्विआबंध का गुण है, जिस वजह से हम उसको क्या कर सकते हैं, जिस वजह से यहाँ से क्लोरीन आसानी से भाग नहीं सकता। तो हम हेलो एरीन्स की जो रेजोनेंस होती है किस प्रकार से होती है वो हम आपको बताने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। क्लास 11th की केमिस्ट्री में आपको याद होगा कि C डबल बॉन्ड C, और वहाँ से यदि OH जुड़ा है या क्लोरीन जुड़ा है, मान लीजिए क्लोरीन जुड़ा है, तो क्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर, और लोन पेयर भी एक प्रकार की निगेटिव आवेश होती है। तो अगर यहाँ पे इस क्लोरीन पे निगेटिव आवेश है या लोन पेयर है तो ये वाला बॉन्ड किधर टूटेगा, अपोजिट डायरेक्शन में टूटेगा, ताकि यहाँ पे क्या आ जाए, पॉजिटिव आवेश आ जाए। और फिर आपको पता है कि इस पॉजिटिव और लोन पेयर के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। तो ये बनेगा C डबल बॉन्ड Cl, और पॉजिटिव चार्ज किस पे आ जाएगा, क्लोरीन पे आ जाएगा। ठीक है, इसके आवेश को कौन ले लेगा, क्लोरीन। जो न्यूट्रल है वो पॉजिटिव को क्या कर लेगा, ले लेगा। और यहाँ पे ये बॉन्ड टूटने की वजह से यहाँ पे क्या आएगा, एक निगेटिव आवेश आएगा। तो ये क्लास 11th की केमिस्ट्री में आप लोगों को GOC में बताया जा चुका है रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है और कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करते हैं। तो अगर मैं बात करूं हेलो एरीन्स की, तो हेलो एरीन्स में आपको पता है कि बेंजीन रिंग
और इससे जुड़े हुए क्लोरीन, और क्लोरीन पे कितने लोन पेयर, 3 लोन पेयर होते हैं, टोटल 6 अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे जो लोन पेयर है वो एक प्रकार का क्या है, निगेटिव आवेश है, जिस वजह से ये वाला जो बंध है वो किधर टूटेगा, अपोजिट डायरेक्शन में टूटेगा। जब ये बंध अपोजिट डायरेक्शन में टूटेगा तो आपका जो पहला स्ट्रक्चर बनेगा रेजोनेंस का वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब देखिए एक कार्बन और क्लोरीन के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, और क्लोरीन पे कैसा आवेश आएगा, यहाँ का पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, और क्लोरीन पे क्या आएगा आपका पॉजिटिव आएगा, और यहाँ पे क्या जनरेट होगा, एक निगेटिव आवेश जनरेट होगा, क्योंकि ये एरो जिधर टूटता है, जिधर एरो होता है वहाँ पे निगेटिव आवेश आता है और इसके टेल पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो पॉजिटिव और लोन पेयर के बीच में क्या हो गया, अट्रैक्शन, और यहाँ पे इस यहाँ के पॉजिटिव आवेश को कौन ले लेगा, क्लोरीन, जैसा इसमें हुआ है। उसके बाद क्या होगा, और बाकी बॉन्ड्स को आप बिल्कुल वैसे ही क्या करेंगे, बना देंगे। अब देखिए यहाँ पे निगेटिव आवेश है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, जिस वजह से ये वाला बंध किधर टूटेगा, नीचे की तरफ। तो अगला जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो इस प्रकार का होगा, डबल बॉन्ड Cl पे पॉजिटिव, और यहाँ पे निगेटिव, और ये बंद इधर टूटा तो पॉजिटिव निगेटिव में फिर डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे, और निगेटिव कहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑलरेडी है आपका। उसके बाद फिर ये बंद किधर टूटेगा, ऊपर की तरफ टूटेगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव है तो यहाँ पे क्या बनना है, पॉजिटिव। तो अगले स्टेप में क्या होगा कि जो स्ट्रक्चर बनेगा आपका वो इस प्रकार होगा, आप देख सकते हो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे आप लिख सकते हो क्लोरीन और उस पर एक पॉजिटिव आवेश, फिर ये यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, और फिर ये निगेटिव पॉजिटिव के बीच में यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक निगेटिव आवेश आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं जो कार्बन और क्लोरीन है, एरिल हैलाइड की जो कार्बन और क्लोरीन है उसके बीच में कभी डबल बॉन्ड है, कभी सिंगल बॉन्ड है, तो कभी क्या है, डबल बॉन्ड। तो ओवरऑल कार्बन और क्लोरीन के बीच में बॉन्ड ऑर्डर की मैं बात करूं, बॉन्ड ऑर्डर की बात करूं, बंध कोट की बात करूं, तो 1.5 बिल्कुल होती है, क्योंकि एक बंध कभी बनता है और कभी पे 2 बंध बनता है, और ये एक बंध और 2 बंध बस 2 ही एटम के बीच में बनता है। तो 2 से आप क्या करिए, डिवीजन कर दीजिए, तो यहाँ से जो बॉन्ड ऑर्डर आपको मिलेगा 3/2 = 1.5। तो जो हमको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, जो एरिल हैलाइड में जो बंध हमको सिंगल दिख रहा है, वो सिंगल ना होके कैसा है, डेढ़ बॉन्ड है, या ऐसे कहिए कि उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो अनुनाद के कारण CCl आबंध में आंशिक द्विबंध के गुण आ जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हेलो एल्केन की तुलना में हेलो एरीन में आबंध विदलन, मतलब हेलो एल्केन्स में क्या था कि CCl था, सिंगल बॉन्ड था जो आसानी से क्या हो सकता था, टूट सकता था, लेकिन अब यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड की कैरेक्टर है, ऐसे कि ये डेढ़ बॉन्ड है, तो इसको तोड़ना क्या होगा, हेलो एल्केन के कंपैरिजन में अपेक्षाकृत क्या होगा, कठिन होगा, जिस वजह से जो हेलो एरीन्स होते हैं वो जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया नहीं देते हैं। तो पहला कारण आपका है अनुनाद प्रभाव। दूसरा कारण आपका जो है, दूसरा जो रीजन है वो है CX आबंध में कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर। पहला कारण था अनुनाद प्रभाव, जिसकी वजह से जो हेलो एरीन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया नहीं देते हैं। दूसरा कारण आपका जो है वो है CX आबंध में कार्बन परमाणु के संकरण में अंतर। तो देखिए यहाँ पे 2 कंपाउंड बना है, हेलो एल्केन्स, और यहाँ पे क्या है, हेलो एरीन्स। तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसके संकरण की बात करें तो ये वाला कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो इसका जो है, तो जो हेलो एल्केन्स है उसमें कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बनाया है, तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होगा क्या हो जाएगा, sp3 होगा। उसी प्रकार अगर हेलो एरीन्स की बात करें तो हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उसने कितने सिंगल बॉन्ड बनाए, 1 सिंगल बॉन्ड, और एक डबल बॉन्ड में एक ही सिंगल बॉन्ड होता है, एक ही सिग्मा बॉन्ड होता है, और ओनली सिग्मा बॉन्ड्स आर पार्टिसिपेटिंग इन हाइब्रिडाइजेशन। सो इस वजह से यहाँ से 1 सिग्मा, यहाँ से 1 सिग्मा और यहाँ से 1 सिग्मा, तो टोटल 3 सिग्मा बंद है। तो यहाँ पे जो कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन कितना होगा, sp2 होगा। तो आपको पता है कि जैसे जो सिंगल बॉन्ड होता है जनरली वो क्या होता है, थोड़ा सा लॉन्ग होता है, और जो डबल बॉन्ड है वो क्या है, छोटा है। तो जो CX आबंध की लंबाई होती है हेलो एल्केन्स में ये 177 पिकोमीटर के आसपास होती है, और हेलो एरीन्स में C और Cl के बीच की जो बंध लंबाई है ये होती है मात्र 169 पिकोमीटर की। अतः इससे कंफर्म है कि जो हेलो एल्केन में CCl या CX आबंध है उसकी लंबाई 177 पिकोमीटर होती है, जबकि हेलो एरीन में
सी और Cl या CX के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है वो कितना होता है, 169 पिकोमीटर होती है। चूंकि हम जानते हैं कि लंबे बंध की तुलना में छोटे बंध को तोड़ना क्या होता है, कठिन होता है। लंबे बंध को हम आसानी से तोड़ सकते हैं क्योंकि ये वीक होगा, और छोटा बंध क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि लंबे बंध की तुलना में छोटे बंध को तोड़ना कठिन होता है, अतः नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया में हेलो एल्केनों की तुलना में हेलो एरीन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम क्रियाशील होते हैं। क्योंकि ये वाला बंध क्या है, छोटा है। अगर ये बंध छोटा है तो कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। और एक स्ट्रॉन्ग बंध को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि हेलो एरीन्स में ज़्यादा एनर्जी चाहिए CCl बॉन्ड को तोड़ने के लिए। इस वजह से जो हेलो एरीन्स होते हैं वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया जनरली नहीं देते हैं, या बहुत ही एग्जॉस्ट कंडीशन में ही हेलो एरीन्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया देते हैं। लेकिन जो हेलो एल्केन्स हैं उनका बंध क्या है, बड़ा है, थोड़ा लॉन्ग बॉन्ड है ये। अगर बॉन्ड लॉन्ग है तो क्या होगा, वीक होगा, और वीक होगा तो इसको तोड़ना क्या आसान है, जिस वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया आसानी से दे सकता है। जो तीसरा कारण है वो ये है कि फेनिल धनायन की अस्थायित्व। इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले हेलो एरीन बनाना होगा, और हेलो एरीन से क्या करेंगे, एक हेलोजन जुड़ा होगा। आपको पता है कि एसन जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया होती है 2 प्रकार की होती है, SN1 और SN2। तो SN1 में क्या होता है कि ये हेलोजन क्या होता है, यहाँ से भाग जाता है और ये बनाता है एक कार्बोकैटायन। तो कार्बोकैटायन कहाँ पे बनेगा, बिल्कुल बेंजीन वाले कार्बन पे ही, और ये क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। और आपको पता है कि यदि किसी डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड हो तो पॉजिटिव और निगेटिव या लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो जब हेलो एरीन से हेलोजन बाहर निकलता है तो स्व आयनन से जो पॉजिटिव आवेश बनता है इस पे, फेनिल धनायन इसको बोलते हैं, मतलब बेंजीन पे जो पॉजिटिव आवेश बनता है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता। मतलब कि फेनिल धनायन बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाता है, अस्थायी हो जाता है। इस वजह से भी जो हेलो एरीन्स है वो नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देते हैं। आप देख सकते हो कि डबल बॉन्ड के जैसे ऐसे स्ट्रक्चर में बात करूं, C डबल बॉन्ड C बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे अगर मान लीजिए पॉजिटिव आवेश भी है तो डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड ही रेजोनेंस में जाएगा, न कि पॉजिटिव, न ही निगेटिव और न ही लोन पेयर रेजोनेंस में जाते हैं। जनरली पॉजिटिव डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड हो तो बेहतर रेजोनेंस होगा इसमें, जिस वजह से फेनिल धनायन जो बनता है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड ये मिल जाएगा, इस डबल बॉन्ड के अल्टरनेट पे ये वाला डबल बॉन्ड आपको मिल जाएगा, और इसके अल्टरनेट पे ये वाला डबल बॉन्ड आपको मिल जाएगा। अगला रीजन है जो वो ये है प्रतिकर्षण या रिपल्सन। जैसे आपको पता है कि बेंजीन रिंग से यदि हेलोजन जुड़ा है तो जो हेलोजन है अपने लोन पेयर से की वजह से ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे निगेटिव आवेश बनाता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो क्लोरीन है वो क्या कर रहा है, खुद में इस सिस्टम को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। किसी भी एटम पे निगेटिव आवेश आने का मतलब है कि उसको इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से मिला हुआ है। तो आप देख सकते हो कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देखोगे तो निगेटिव आवेश ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन और फिर ऑर्थो पे क्या है, निगेटिव आवेश बना हुआ है। ये यहाँ से मैंने दिखाया आपको कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या है, निगेटिव आवेश बना। आप खुद देख सकते हो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करके। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, निगेटिव आवेश है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो क्लोरीन है वो इस सिस्टम में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है। सिस्टम को इलेक्ट्रॉन सिस्टम को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो यदि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है तो इस पूरे रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है वो खुद में भी एक क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। और हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को कभी अटैक नहीं कर सकता। तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा दो न्यूक्लियोफाइल्स के बीच में। ये भी एक मेन रीजन है जिस वजह से कोई न्यूक्लियोफाइल किसी हेलो एरीन पे अटैक नहीं कर सकता। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें क्लास 11 की बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री हम यूज कर रहे हैं। तो यदि कहीं पे भी आपको कोई भी डाउट है तो क्लास 11 का GOC आप पढ़िए। अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ ग्रुप में शेयर करें अपनी प्रॉब्लम को, फिर आपको सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।